कौन मुस्लिम आक्रमण किया था? 4 मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में बेसिकली नाम बताए थे, है ना। कौन कौन सा नाम था? मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी और बाबर, है ना। ये 4 के बारे में बताए थे कि मध्यकालीन में इस सब का बहुत ज़्यादा योगदान है। बेसिकली योगदान का इतिहास इसी के आसपास घूमते रहता है ना। जैसे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं तो 712 ईस्वी से उसका शुरुआत होता है कि नहीं होता है? हाँ। फिर गजनबी के बारे में पढ़ते हैं तो 1000 ईस्वी से उसका आक्रमण शुरू होता है और लगातार वो बैक टू बैक 17 बार आक्रमण करता है भारत के ऊपर, जिसमें से कि उसका 16वां और 17वां आक्रमण थोड़ा सा चर्चा का विषय बन जाता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि 16वां आक्रमण में वो सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था और वहाँ का जो मूर्ति वगैरह था उसको तोड़ दिया था, जिस कारण से बूथ सिकन भी कहा जाता है। बूथ का मतलब मूर्ति होता है, सिकन का मतलब तोड़ने वाला, है ना। तो बूथ सिकन किसको कहा जाता है? मोहम्मद गजनबी को। समझ में? उसके बाद 1178 ईस्वी से हम चर्चा करते हैं किसका? मोहम्मद गौरी का। बेसिकली मोहम्मद गौरी के बारे में तुम लोग भी पढ़ा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध लड़ा गया था। एक 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध था और एक 1192 में वो भी तराइन का ही युद्ध था। पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, तो ये सब कहानी तो तुम लोग को समझा भी दिए थे ऑलरेडी, है ना। और ये भी पढ़ा दिए थे कि मोहम्मद गौरी का हत्या जो होता है वो खोखर जनजाति के द्वारा एक 1206 ईस्वी में कर दिया जाता है। ठीक है, 1206 ईस्वी के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले थे ना, थोड़ा सा अभी हम रिकॉल करते हैं तुम लोग के लिए, बस 5 से 10 मिनट लगेगा, फुल एनर्जी के साथ रहना। ठीक है, हमको पता है अभी हम सवाल करेंगे, अगर जवाब देगा तो हम रिवीजन नहीं करवाएंगे। ठीक है, कोई भी जवाब दे सकता है, किसी को हम स्पेशली टारगेट आज नहीं करेंगे, है ना। मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले 4 गुलाम का नाम बताओ। हाँ, हाँ ठीक है, मुस्लिम है उल्टा लिख लिया, यही होता है। क्या चीज़? फिर से वही नहीं पढ़ाएंगे, वापस उसको लेके चले जाएंगे। परेशान मत हो, कम से कम वेट तो करो। हमको भी सेंस है ना कि तुम लोग का टाइम को वेस्ट नहीं करना है, लेकिन इतना पता है कि 5 मिनट में अगर रिकॉल हो जाएगा तो तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा पीछे वाला चीज़, तब आगे उसको लिंक करने में पढ़ने में तुम्हारे लिए आसान होगा। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण पढ़े थे, है ना। आइए, जो मुस्लिम आक्रमण लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं समझना कि फिर से हम मोहम्मद बिन कासिम के पास चले जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण ये चलता चलेगा जब तक 1857 तक। रीजन क्या है ना कि बाबर आता है ना 1526 में, उसके बाद 1857 तक मुगल काल ही चलता है भारत में। बीच में मराठा वगैरह थोड़ा थोड़ा आएगा, उसके बाद तो ब्रिटिशर आ जाता है। और जहाँ ब्रिटिशर पढ़ना शुरू करेंगे तहाँ तो मॉडर्न युग पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, मॉडर्न एज पढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए मुस्लिम आक्रमण लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बस हम तुमको रिकॉल कराने के लिए बता रहे हैं। 4 मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में बताए थे ना। एक का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। दूसरा का नाम था मोहम्मद गजनबी, ठीक है। तीसरा का नाम था मोहम्मद गौरी, ठीक है। और चौथा का नाम था बाबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, है ना। प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था ये बेसिकली अरब का था। कहाँ का था? अरब का। तो ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा विस्तृत में कर लिए थे हम लोग। अभी आज पढ़ने वाले थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। और जिसका ये सब क्लास छूटा हुआ है ना, 1 घंटा स्पेशल टाइम निकालना, 1 दिन में ये सब मैनेज कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का क्लास 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी का क्लास 30 मिनट, यानी 1 घंटा पढ़ेंगे, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? देखो, मोहम्मद गौरी, ठीक है, जब भारत पर आक्रमण किया था 1191, अरे 78 में ही कर दिया था। भीम द्वितीय के समय में पहले बार वो कुटा के ऑलरेडी गया हुआ था, लेकिन हम लोग 91 और 92 वाला पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इससे पूछा जाता है ना, पृथ्वीराज चौहान को लेके, लेकिन 78 वाला का नहीं पूछता है। तो जब मोहम्मद गौरी का हत्या होता है ना 1206 ईस्वी में, वहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का काल। क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का काल। चूँकि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे ना, ये सब बेसिकली लुटेरे थे। क्या थे? लुटेरे थे। ये भारत पे आते थे, इन्वेंशन करते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे और वापस अपना अपना स्थान चले जाते थे। जैसे तुमको बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम ये कहाँ का था? अरब का रहने वाला था। फिर मोहम्मद गजनबी कहाँ का रहने वाला था? तो अफगान का गजनी एक शहर है, तो गजनी का रहने वाला था, इसीलिए इसको मोहम्मद गजनबी बोलते हैं। जैसे जो बिहार का रहने वाला होता है उसको बिहारी बोलते हैं ना, झारखंड वाला को झारखंडी, बंगाल वाला को बंगाली, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बता, महाराष्ट्र वाला को मराठी, उसी तरह गजनी वाला को गजनबी उपाधि दे दिया गया, मोहम्मद गजनबी। समझ में आया? जैसे हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी अफगान का एक गौर शहर था। क्या था? गौर शहर। वहीं का रहने वाला कौन था? मोहम्मद
गौरी, ठीक है। नाम इसका था क्या, मोइनुद्दीन मोहम्मद शाम। क्या नाम था, मोइनुद्दीन मोहम्मद शाम, लेकिन इसको हम लोग गौरी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये गौर का रहने वाला है। जैसे झारखंड का रहने वाला झारखंडी, बिहार का रहने वाला बिहारी, उसी तरह गौर का रहने वाला गौरी, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नाम होता था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इसका पूरा कंप्लीट नाम है। तो इसके बारे में पढ़े थे। इसका हत्या हो गया था कब, 1206 ईस्वी में, ठीक है। जब 1206 ईस्वी में हत्या होता है, वहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। क्या होता है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, 5 राजवंश। थोड़ा सा लाउडली मेरे को जवाब देगा, राउंड कर दो उसको, हाँ उसको कर दो प्लीज। अब तुम्हारे पीछे वाला भी है, थोड़ा सा कर दो उसको उठ के, हाँ फटाफट करो, हम लोग तो देखते हैं। देखो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश ने शासन किया है, 5 राजवंश, ठीक है। वो पांचों को हम लोग एक ट्रिक के थ्रू माध्यम से देखे थे कि गुल खिले तो, बहुत बढ़िया याद है तुम लोग को, एकदम ऐसे ही याद रखना, सेंट लो, ठीक है। यही ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, गुल खिले तो सेंट लो। कोई दिक्कत है, देखो गुल से होता है गुलाम वंश। क्या होता है, गुलाम वंश, ध्यान रखना। गुल से क्या होता है, गुलाम वंश। खिले से होता है खिलजी वंश। क्या होता है, खिलजी। अब सब में वंश नहीं भी लिखेंगे तो तुम लोग समझ जाए। तो से होता है तुगलक। क्या होता है, तुगलक। से होता है सैयद, और लो से होता है लोदी, ठीक है। यही लोदी अंतिम जो वंश है दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का, ये अंतिम लोदी होता है। क्यों, क्योंकि 1526 में जब बाबर आता है तो इसी का शासक रहता है इब्राहिम लोदी, और उसका हत्या करके वहां पे मुगल वंश का स्थापना कर देता है। कहां पे, दिल्ली में। कब, 1526, यानी 1206 ईस्वी से लेके, कब, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक किसका काल रहेगा, दिल्ली सल्तनत का काल रहेगा। मेरे साथ सब एकदम रिकॉल करते रहेगा। 1206 से 1526 तक किसका रहेगा, दिल्ली सल्तनत। अब 1526 से लेके 1857 तक किसका रहता है, मुगल का, ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जब 1857 की क्रांति में वो भारत की तरफ से दिल्ली को नेतृत्व कर रहे थे, तो वहीं पे अंग्रेज उसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, और वहीं पे उसका कब्रिस्तान बन गया, कब्र खुद गया। समझ में आ रहा है, किसका, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इससे हमको ये समझ में आता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। कहीं पे द्वितीय वगैरह नहीं देगा, बहादुर शाह जफर दे देगा। तुम लोग को कंफ्यूजियाना बिल्कुल नहीं है। गुल खिले तो क्या है यहाँ पे, तुमको अलग से निमंत्रण देंगे, एकदम लग रहा है फूल कुमारी बन के बैठी हुई है। फूल कुमारी नहीं, यहाँ पे बनो जल्लाद, तुम्हें याद होगा। देखो गुल खिले तो सेंट लो। गुल से क्या होता है, खिले से क्या होता है, तो से सेंट से सैयद वंश, लो से लोदी वंश, ठीक है। ये तो हो गया वंश, है ना। अब वंश का संस्थापक का ट्रिक क्या बताया तुम लोग को, हाँ, ऐबक जल गया खीबो से। क्या बनाए थे, ऐबक जल गया खीबो से, ठीक है, खीबो से। यहां से 100 से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये खीबो है। देखो वंश का ट्रिक होता है गुल खिले तो सेंट लो, और संस्थापक का ट्रिक होता है ऐबक जल गया खीबो से, ठीक है। देखो ऐबक से होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होता है, हाँ तुम लोग थोड़ा सा हमको वही उसी तरह से एनर्जी दो उधर से। ऐबक से क्या होगा, जल से क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी। क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी। देखो ए से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक। समझ में आ रहा है। खीबो से, खीबो में खी लेंगे, खिज्र खां। क्या लेंगे, खिज्र खां। अब वो से लेंगे बहलोल लोदी। क्या लेंगे, बहलोल लोदी। समझ में आ रहा है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक, और बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये ट्रिक दिमाग में रखना। इससे क्या होता है, सीक्वेंस वगैरह जब पूछता है ना कि भाई दिल्ली सल्तनत में मतलब जो राजवंश था उसको क्रम में सजाइए कि पहले कौन सा आया था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, तो गुल खिले तो सेंट लो लगाएगा तो आराम से ले लेगा। अगर तुमसे किसी वंश का संस्थापक पूछ दे तो ऐबक जल गया खीबो से, इसको आराम से बैठा लेगा कि ऐबक गुलाम वंश का था, और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का, और खिज्र खां सैयद वंश का, और बहलोल लोदी लोदी वंश का। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया हमारा ट्रिक। अब क्या होता है, तीसरा ट्रिक इसमें और देखते हैं, ठीक है। तीनों को अभी ही लिख देते हैं ताकि तुम लोग एकदम बढ़िया से मोबाइल में नोट कर लो, ठीक है। दिमाग में तो बाद में नोट करेगा, क्योंकि हम कराएंगे तब करेगा, अपने मन से तो उतना, हाँ उतना समझदार है, कर लेगा, भरोसा है तुम लोग के पास, ठीक है। तीसरा ट्रिक इसमें क्या लिखते हैं, तो तीसरा ट्रिक इसमें होता है कि दिल्ली सल्तनत में जो होता है ना, जो कितना वर्ष शासन कौन किया है, ठीक है, मतलब शासन का जो ड्यूरेशन है, सबसे अधिक वर्षों तक कौन सा वंश शासन किया है ना। इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सवाल पूछता है ना, बोलेगा दिल्ली
राजवंशों में शासन करने वाले सभी वंश को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं समय के अनुसार, मतलब वो कितना ज़्यादा वर्ष उस पर स्पेंड किया था। अगर कोई 5 वर्ष किया है, कोई 10 वर्ष किया है, कोई 15 वर्ष किया है, तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाने बोलेगा ना जी। हाँ, तो कौन सा वंश कितना दिन तक शासक किया है, सर्वाधिक कौन सा किया, सबसे कम दिल्ली सल्तनत में कौन किया है, इस सब का भी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या बताए थे, तुगलक सखी। क्या बताए थे, इसका नाम है हाँ तुगलक सखी। ठीक है, एकदम ध्यान देना। देखो तुगलक सखी, एकदम इसी से सब खत्म हो गया। तू से तुगलक वंश, गौ से गुलाम वंश, लौ से लोदी वंश, सौ से सैयद वंश और ख से खिलजी वंश। 5 वंश में ना, यहाँ कौन से दिल्ली सल्तनत में कोई वंश है नहीं है। देखो तू से तुगलक, गौ से गुलाम, लौ से लोदी, सौ से सैयद और खी से, इसको क्या बोलते हैं, तुगलक सखी। क से कोई वंश नहीं है ना, तो क यहाँ पे साइलेंट रहता है, कहीं कोई दिक्कत है। तुगलक सखी, ये 3 ट्रिक से हमको उसका संस्थापक, उसका ड्यूरेशन और उसका क्या मिल जाता है, वंश जो जो वहाँ पे शासन किया, कहाँ पे, दिल्ली, है ना, कोई दिक्कत। देखो तुगलक सखी का ट्रिक का मतलब क्या होता है कि दिल्ली जो हमारा सल्तनत था उसमें सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन था, तुगलक वंश। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे, इसको सच नहीं मानना, जैसे तुगलक वंश के बारे में बताते हैं, अगर ये 20 वर्ष किया तो ये 18 किया हुआ, 21 नहीं। इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, क्या लिखे, और असेंडिंग में बोलेगा तो खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। तुम लोग को असेंडिंग डिसेंडिंग तो आता है ना। हाँ, असेंडिंग किसको कहते हैं, बड़का से छोटका, है ना, ये छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, एकदम कौवा उड़ मैना उड़ कुछ बोलेंगे, हाँ सर वही वाला, वो चीज़ नहीं कहना है, समझना है। असेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। तो पहले बढ़ा लेंगे तब ना उसे छोटा लेंगे, घटाएंगे, कि छोटा से घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, वो असेंडिंग नहीं, बात समझो। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। कहीं कोई दिक्कत है, तो ये हम जो लिखे हैं कैसे लिखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा, मतलब सर्वाधिक वर्षों तक शासन कौन किया, तुगलक वंश, उसके बाद गुलाम वंश, फिर लोदी वंश, फिर सैयद वंश, लास्ट में खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजवंश था। कोई दिक्कत। ये 5 राजवंश के बारे में देख लिए। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि गुलाम वंश का क्या क्या योगदान था, ठीक है, तुगलक वंश का क्या क्या योगदान था, एक एक चीज विस्तृत से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दें, हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुम, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, डू फास्ट। पत्रकार साहब का तो हो गया ना, हाँ तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ न्यूज में छपवा देता है, तो पागल तुम लोग, उसका पत्रकारिता दिखा कहाँ है, न्यूज में छपवा देगा। चलो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है भाई, अभी पढ़ाए थे ना, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। चलो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, 5-7 मिनट एकदम आराम से पेशेंस फ्री रखना, क्लास बहुत, हाँ क्लास बहुत इंटरेस्ट होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुलाम वंश। क्या होता है, हाँ ध्यान से देखना, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कहीं कोई दिक्कत है, देखो अगर कुछ संस्थापक बोल दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोल दिए, लेकिन अगर वास्तविक लग जाएगा तब हम मारेंगे इल्तुतमिश। लेकिन ये आगे बढ़ेंगे तो तुमको क्लियर पढ़ाएंगे, अभी पेशेंसफुली कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये क्या था, बेसिकली ये भी एक गुलाम था। क्या था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ 4 गुलाम आया था, ठीक है। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था बख्तियार खिलजी, एक का नाम था यालदोस, एक का नाम था कुबाजा, ठीक है। चारों नाम याद रखना, हम इधर छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। बख्तियार, इसको तो पढ़ा ही रहे ना, इसको लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। यालदोज और कुवाजा, ठीक है। उसके बाद एक तुमको पढ़ाया था कि सूफी संत आए थे, उसका नाम क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक सूफी संत किसके साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ। उनका दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है, ठीक है। और उनका दरगाह पे जो मकबरा का निर्माण करवाया, वो कौन करवाया था, वो भी इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के बारे में जब चर्चा करेंगे तो विस्तृत करेंगे। अभी फिलहाल फोकस कहाँ हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ड्यूरेशन था ना, ये था तुम्हारा 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक, समझ में आ रहा है। ये तो वंश का स्थापना किया,
लेकिन 1210 में इसका मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु। उसको आकस्मिक मृत्यु कह सकते हैं। पोलो खेलते समय, ठीक है, चौगान जिसको भी चौगान भी बोलता है, कहीं पोलो बोल दिया था, पोलो मत खोलना, पोलो इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में उसको चौगान कहते हैं, समझ में आ रहा है? तो चौगान खेलते समय वो क्या हुआ, घोड़ा से गिर गया, अब घोड़ा उसका स्पाइनल कॉर्ड में धर के कुछ दिया, समझ में आ रहा है? अब स्पाइनल कॉर्ड पर घोड़ा का जब पैर पड़ेगा तो वजन तो जानता है घोड़ा का कितना होता है, कितना होता है? हाँ, वजन ज़्यादा होता है ना जी। तुम्हारा सुरेंद्र वजन होगा 70-80 किलो, होगा कि नहीं होगा? अब वो घोड़ा है 2-4-5 कुंटल का होता है। अब यहाँ जब रख दिया पैर तो बर्दाश्त कर पाएगा, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, और जब स्पाइनल कॉर्ड टूट गया तो बचेगा? पॉसिबल नहीं है। धर के स्पाइनल कॉर्ड कुचा गया किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और वो वहीं दम तोड़ दिया। कब? 1210 ईस्वी में, ठीक है। 1210 में जब ये दम तोड़ा, इससे पहले इसके साथ क्या क्या घटना हुआ वो भी थोड़ा सा हम तुमको चर्चा कर देते हैं। ये नहीं कि इसको स्थापित किया और मार दिया तो फिर मजा कहाँ आएगा, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ना, गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, समझ में आ रहा है? गरीबों के लिए हमेशा खड़ा का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे मदद के लिए, समझ में आ रहा है ना? गरीबों के लिए खड़ा होने का मतलब नहीं गरीब आया तो खड़ा हो गया, गरीबों के मदद के लिए 24 घंटा ये उसके लिए खड़ा रहता था। इसीलिए इसको हातिम बोला गया। क्या बोला गया? हातिम। एकदम याद रखना, ध्यान, ये सब चीज पूछता है कि हातिम किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला था, ठीक है। गरीबों में ये बहुत ज्यादा दान देता था, तो दान देने के कारण इसको लाख बख्श बोला गया। क्या बोला गया? लाख बख्श, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श किसको कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको पूरा कुरान याद था, ठीक है। क्या था? पूरा कुरान याद, इसीलिए इसको कुरान खान बोला गया। क्या बोला गया? कुरान खान। एकदम ये सब जो उपनाम है ना, ये सब ध्यान रखना। कुरान खान, ठीक है। कुरान खान किसको बोला गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अभी ये नहीं समझना कि कुरान खान जिसको जिसको कुरान याद है सबको कुरान खान बोला जाता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर इस्लाम धर्म का बात करते हैं तो जिसको पूरा कुरान याद होता है उसको हाफिज बोला जाता है। क्या बोलता है? हाफिज। लेकिन इसको पूरा कुरान याद होने के कारण भी ये क्या बोला गया इसको? कुरान खान। ये एक तरह से उपाधि लिया था कि कुरान खान का उपाधि किसको दिया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इसका जो गुरु था ना, उसका नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के याद में ही ये क्या किया? अच्छा ये तुमसे बताओ, चार मीनार कहाँ है? जोर से बोलो। हाँ, दिल्ली। तब कितना बढ़िया बोली। हाँ, तब तो कुतुब मीनार होना चाहिए हैदराबाद में, है ना? ध्यान से एकदम इसको एकदम दिमाग। हमको पता है कि कौवा उड़ मैना उड़ खेलेंगे तो पक्का उड़ा देगी भैंसियों को लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, अगर हम पूछते कुतुब मीनार कहाँ है तो यो आंसर दिल्ली ही आता है। क्या है? हम पढ़ा किसके बारे में रहे? दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम पागल हैं? तुमसे वही पूछेंगे तो तुम जवाब देगी, तुमको घुमाएंगे। चलो, चार मीनार जब बोलेंगे तब हैदराबाद, समझ में आ रहा है ना? और जब हम कुतुब मीनार का बात बोलेंगे वो दिल्ली में। तो ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया किसके याद में पता है? बख्तियार काकी के याद में। किसके याद में? अपना गुरु बख्तियार काकी के याद में ये कुतुब मीनार क्या किया था? ये कुतुब लिखाओ ना, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया दिल्ली में? जोर से बोलो। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ठीक है। उसके बाद देखो, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। क्या है? कुब्बतुल इस्लाम। हम लिख देते हैं यहाँ पे, तुम लोग, हमको पता है ना कि बोलेंगे तो 2 मिनट बोल देगा, फिर कल पूछेंगे तो भूल जाएगा, इसीलिए कुब्बतुल इस्लाम ये मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। देखो ध्यान रखना, सब चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना ध्यान रखना। और जो दरगाह का निर्माण होता है, देखो अजमेर में जो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका जो दरगाह था, उसका दरगाह का निर्माण कौन करवाया? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वहाँ पे दरगाह में जब हम मकबरा बोलेंगे ना तो वो इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश। दरगाह में जब मकबरा का निर्माण कर दिया वो कौन किया था? इल्तुतमिश, ठीक है। तो अजमेर में एक चीज और बताएं, अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज था। क्या था? संस्कृत कॉलेज, ठीक है। जब ये अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था ना, तो वही वो जो संस्कृत कॉलेज था उसको 2.5 दिन में, कितना? 2.5 डेज, कितना? 2.5 डेज, उसको हम लोग 2.5 दिन बोलते हैं ना। हाँ, वहाँ पे वो क्या उसको डेंटिंग पेंटिंग करके उस विद्यालय को वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए उसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो तुमको बोलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया था? कहाँ पे? अजमेर में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। कोई दिक्कत है? कहाँ पे? अजमेर में, ठीक है। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत है? अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये गद्दी पर बैठा
तो जितने भी ये तुम्हारे गुलाम थे उसको सबको सेनापति बना दिया। क्या कर दिया? सेनापति। और अलग अलग क्षेत्र में सबको जमींदारी दे दिया। अब बोला तुम भी अपना जीवन यापन वगैरह करो, ठीक है। सेनापति बना के क्या किया? जमींदारी। अब ये नहीं कभी क्वेश्चन पूछना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी भी हो गया, ठीक है। गुलाम जब बात करेगा ना तो हमेशा मोहम्मद गौरी का गुलाम होगा, ठीक है। लेकिन जब सेनापति का बात करेगा तब कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। क्वेश्चन को एकदम प्यार से और बारीकी से समझना कि वहां पे क्या पूछ रहा है बख्तियार खिलजी के बारे में, कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? क्या बोलेंगे? कुतुब। किसका गुलाम था? क्या बोलेंगे? मोहम्मद गौरी। ये क्वेश्चन का बारीकी को समझना। एक ही नाम दो जगह हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सेनापति के रूप में और एक गुलाम के रूप में, समझ में आया ना। तो जब गुलाम पूछेगा तो मोहम्मद गौरी, और जब सेनापति पूछेगा तब कुतुबुद्दीन ऐबक। कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आया ना। चलो इसके बाद देखो, जब 1210 ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया था? है ना। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुरान खान का उपाधि लाख बख्श किसको कहा जाता है? हातिम किसको बुलाता है? ये सब समझ में आ रहा है ना। देखो गुलाम वंश का तो स्थापना ये कर दिया, है ना। लेकिन ये एक्चुअली कभी कभी तुमसे पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था, तो ये मामलुक वंश से था। किससे था? मामलुक। यहाँ पे एरो करके लिखते हैं मामलुक, ठीक है। मामलुक वंश। कोई दिक्कत है? वंश का स्थापना किया, लेकिन ये बिलोंग किस वंश से करता था? मामलुक वंश। समझ में आया। स्थापना गुलाम वंश का कैसे हो गया ये बताते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। जब इसका मृत्यु हो जाता है ना तो इसमें एक बहराम शाह आता है। क्या आता है? बहराम शाह आता है इसका गद्दी पर बैठने के लिए। अब महज हमको लगता है 4-5 महीना, ये तो 1210 के लास्ट में डेथ करता है, और उसके जस्ट बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठता है ना तो इल्तुतमिश उसको रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस। क्यों? क्योंकि बहराम शाह बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति नहीं था, इल्तुतमिश बहुत तेज तर्रार था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इल्तुतमिश भी पटा लिया था किसका? बेटी को। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटी को भी फंसा लिया था, है ना। शादी उदी कर लिया, ये भी पटा के कहा, देखा कि मेरा ससुर है ऊपर फटेले है ना। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं तो ये मोहम्मद गौरी की बेटी को फंसा लिया था, और वो नवरसा की थी। नवरसा इन द सेंस इकलौती बेटी थी। तो जान रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक अभी ना गुलाम है, लेकिन एक दिन हम भी राजा बनेंगे ना। अब वास्तव में दिल्ली का सुल्तान बना ना, दिल्ली सल्तनत का नींव तो यही रखा ना। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का बेटी को पटा लिया, और पटा के ब्याह कर लिया, शादी कर लिया। समझ में आ रहा है? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के रास्ते पर कौन चल दिया? इल्तुतमिश। बोला आज ना हम गुलाम है, कल हम भी इस वंश का सुल्तान होंगे। समझ में आ रहा है ना। बस यही से समझो। तो ये गुलाम वंश कहलाता क्या? एक्चुअली में कहीं गुलाम वंश ना देके मामलुक वंश दे देगा तो तुम लोग कंफ्यूज ना मत कि हम लोग तो पढ़े थे गुलाम वंश। गुलाम वंश तब कहलाया कि इस वंश में जितने भी शासक आए ना सब किसी ना किसी का गुलाम थे, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था गौरी का। अब हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहराम शाह तो कुछ खास नहीं था, है ना, कुछ खास उसका योगदान वगैरह नहीं रहा, तो उसको रिप्लेस कर दिया कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो समझो उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहता है? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश के बारे में कहीं 1210 से दे देगा, लेकिन एक्चुअली में हम बात करेंगे तो 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1211 से 1236। किसका ड्यूरेशन होगा? इल्तुतमिश का ड्यूरेशन होगा। समझ में आ रहा है? लिख देते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का ड्यूरेशन होगा। इल्तुतमिश के बारे में कभी कभी वंश पूछेगा, ठीक है। स्पेलिंग देखते रहना। इल्तुतमिश नहीं लिखा हुआ सही? लो फिर से थोड़ा सा ऐसे करो था। इल्तुतमिश, ठीक है, तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 1211 से लेके कहाँ तक? 1236 तक। कहीं अगर 1210 दे देगा तो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो जो 1210 से 11 का गैप है ना वो बहराम शाह का ड्यूरेशन होता है। क्या होता है? बहराम शाह का ड्यूरेशन होता है। लेकिन चर्चा हमेशा जब करेंगे किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में, तो 1211 से लेके 1236। और कहीं 10 से 36 देगा तो कंफ्यूज आना, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन होता था वो कुछ समय के लिए था, उसका कोई योगदान नहीं है, तो लोग उसको हटा ही क्या ऑप्शन दे देता है? 1210 से डायरेक्ट 1236 का ऑप्शन दे देगा। क्योंकि बाहरी शासन कौन कर रहा था? इल्तुतमिश ही कर रहा था। सिर्फ गद्दी पर कुछ समय के लिए कौन बैठ गया था? बहराम शाह बैठ गया था। अब पूर्ण रूपन गद्दी पर ये कब बैठ गया? 1211। एक चीज और बताते हैं, जब ये लोग जब सुल्तान बना था ना तो ये कभी भी अपना राजा का उपाधि नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में कहा जाता है, इस्लाम धर्म में एक खलीफा होता है। क्या होता है? खलीफा। और उसी से जाके खिल्लत लेना पड़ता है, एक रिटर्न में नहीं होता, एकदम ज्वाइनिंग लेटर। समझ में आ रहा है? क्या होता है? ज्वाइनिंग लेटर। तब तुमको राजा का उपाधि दिया जाएगा। तो ये अपने आप को कभी भी राजा घोषित नहीं किया। क्या किया? कभी भी राजा घोषित नहीं, सेवक के रूप में ही ये सदा काम किया, अपने आप को कभी भी राजा घोषित ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये खलीफा से जाके खिल्लत नहीं लिया। अब देखो इल्तुतमिश जो है,
इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा, ये देखा कि हमारा जो ससुर है वो क्या क्या गलती किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गद्दी पर बैठने से पहले अपना नाम का ये खुतबा पढ़वाया। क्या पढ़वाया? खुतबा। खुतबा इन द सेंस एकदम तारीफ में नहीं होता, एकदम जिसको बोलते हैं शपथ पत्र। क्या होता है? शपथ पत्र। तो अपना नाम का एक खुतबा कौन पढ़वाया था? इल्तुतमिश, ठीक है। और जाके ये खलीफा से जाके अपना क्या लिया? खिलत भी ले लिया, समझ में? मतलब राजा का उपाधि ये ले लिया। कोई दिक्कत? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक राजा का उपाधि लिया था? नहीं, ये राजा का उपाधि लिया। इसको गुलामों का गुलाम कहा था। क्या कहता है? गुलामों का गुलाम। क्यों गुलामों का गुलाम बताओ? क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना, वो गुलाम था किसका? गौरी का। इसका गुलाम था ये इसलिए इसको बुलाता है गुलामों का गुलाम। कहीं कोई दिक्कत है? चलो, अगर हम भारत में वास्तविक इस्लाम का संस्थापक किसी को बोलेंगे ना, तो ये इल्तुतमिश ही है। क्या है? इल्तुतमिश। भारत में वास्तविक इस्लाम का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कोई दिक्कत है? एकदम एक एक चीज देखना। अजमेर में ये मकबरा का निर्माण करवाया था। क्या क्या था? मकबरा का निर्माण करवाया। कोई दिक्कत है? एक चीज और समझो, जब कुतुब, हम कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं कि जो काम ये नहीं किया था ना, सब काम ये किया था, इसलिए तुमको कंपेरिजन करके बता रहे हैं। जब ये गद्दी पर बैठा ना, तो अपना राजधानी लाहौर रखा। कहाँ रखा था? लाहौर। लेकिन ये जब आया ना, तो ये आ गया दिल्ली। क्या आ गया? दिल्ली, ठीक है। तो इसीलिए देखो, अपना राजधानी कहाँ कर दिया? दिल्ली। अब इस वंश में जितने भी शासक आएंगे, सब कहाँ से शासन करेंगे? दिल्ली से। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक किसी को बुलाता तो कौन होगा? ठीक है। गुलाम वंश का स्थापना तो ये कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो राजधानी कहाँ रखा था? लाहौर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? और दिल्ली कौन लेके आया राजधानी? तो इल्तुतमिश लेके आया। कहीं कोई परेशानी हो रहा है? हाँ, नहीं ना हो रहा है? समझ रहा है ना? चलो, ये बहुत अच्छा काम किया। ये क्या किया? अपने सलाह लेने के लिए, ठीक है, कि हम कैसे अपना साम्राज्य को विस्तार करें। और अपना साम्राज्य को ये छोटा छोटा अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा विस्तार भी कर रहा था। समझ में? साम्राज्य को अच्छा खासा विस्तार किया। साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अच्छा पॉलिसी प्लान बनाने के लिए कैसे कैसे शासन प्रशासन को शेड्यूल बनाया जाए, ठीक है। उसके लिए 40 गो तुर्क सरदार का क्या बनाया था? एक कमेटी बनाया था, जिसको क्या बोलते थे? चालीसा दल बोलते थे। क्या बोलते हैं? चालीसा दल। समझ में आ रहा है? चालीसा दल किसके दरबार में रहता था भाई साहब? हाँ, 40 तुर्क सरदार था। ये क्या था? तुर्क सरदार, ठीक है। इसी का दल था, इसको बोला चालीसा दल। क्या बोलते थे? चालीसा दल। कोई दिक्कत है? चालीसा दल किसके दरबार में रहता था? क्या बोलेंगे? इस चालीसा दल को समाप्त करता है बलवन। जब हम आगे आके पढ़ाएंगे तो बलवन आके क्या करता है? चालीसा दल ये समाप्त करता है, ठीक है। और ये देखो, इल्तुतमिश जो है ना, बेसिकली न्याय के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। न्याय दिलाने के लिए बोलता था कि ये एकदम बीच चौराहे पे वो घंटा टंगवा दिया, और उसका घंटा सीधे बोलता था कहीं भी इसको कभी भी जिसको जरूरत पड़े घंटा आके बजा दो, हम तुम्हारे सेवा में खड़ा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कौन? इल्तुतमिश। और ये क्या किया? हमेशा बोला कि जब शुक्रवार के दिन, जो सब तो हमेशा तुम जानता है इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ा जाता है ना, तो नमाज तुम घर में रह के रोज पढ़ना, ये तो अनिवार्य है। लेकिन जो शुक्रवार का नमाज होता है ना, उसको जुम्मे की नमाज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुम्मे। या जुम्मे का नमाज जो होता है हमेशा ये ग्रुप में अदा किया जाता है। कहीं मस्जिद वगैरह में जाओ या फिर कहीं ग्रुप में ही उसको अदा करता है। समझ में आ रहा है? तो वो बोला कि किसी भी इंसान को कभी भी अगर न्याय का जरूरत पड़े तो इसके लिए राजा और काजी का जरूरत नहीं है। काजी का मतलब समझते हो? हाँ, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा? काजी नहीं सुनती हो तुम लोग? ये सब डायलॉग कहाँ तुम लोग कैसे बड़ा हो गया रे? हाँ, कुछ खाया पिया कैसे बड़ा हो गया? हाँ, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है। रील देखता है दिन भर, तो उसमें काजी पाजी वाला डायलॉग। हाँ, सेंस से बोली कि सोच के बोली? काजी का मतलब जज होता है। क्या होता है? जज होता है, न्याय देने वाला। तो उस समय न्याय के जो सिंहासन होता था ना, तो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति बैठता था। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति बेसिकली ब्राह्मण कैटेगरी से आता था। तो तुम जिस सेंस में बोल रही हो वहां तक चलो फिर भी सही है, कोई दिक्कत है? समझो, बेसिकली काजी का मतलब क्या होता है? जज। तो वहां पे इल्तुतमिश का कहना था कि न्याय दिलाने के लिए हमेशा राजा और काजी का जरूरी नहीं है कि हमेशा राजा और काजी ही आके न्याय दिलाए। किसी को भी जरूरत हो कि नहीं उसको न्याय चाहिए, ठीक है। मान लो राजा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, मान लो उपस्थित नहीं है, या फिर वहाँ पे जज उपस्थित नहीं है, तो क्या करना है? शुक्रवार के दिन मस्जिद के बाहर या फिर कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में जाके लाल कपड़ा पहन के खड़ा हो जाना है। क्या करना है? लाल कपड़ा पहन के खड़ा हो जाना है। जैसे लाल कपड़ा पहन के खड़ा होगा तो लाल किसका घंटी है? खतरा का निशान है ना जी। हाँ, लोग को समझ जाए कुछ ना कुछ तो इसके साथ समस्या है। समझ में? अब तुमसे लोग हाल चाल लेगा, है ना, भले तुम्हारा सॉल्यूशन निकाले ना निकाले, लेकिन लोग मजा लेने के लिए पूछे कोई दिक्कत है क्या? अब तुम दिक्कत बता देगा, मुंह मोड़ लेगा ना, हमारे पास नया पैसा मांगे 500 रुपये की जरूरत है देना नहीं। समझ आ रहा है? जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, ये इंसान का मेंटालिटी होता है। रोड में चल रहा है और रोड में चलते चलते देखा ना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हारे अंदर गजब को शौक, अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो, देखते हैं।
अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, तुम नाराज हो जाएगा अगर किसी को चोट नहीं लगेगा। तुम गाड़िया एक्सीडेंट स्पॉट पर गया, वहाँ से वापस आया, तुमसे पूछा क्या हुआ, हो कुछ नहीं हुआ था, खाली गिरा था, नहीं सबको चोट नहीं लगे, मतलब एक नाराजगी भरा टोन में बोलेगा, समझा, खुशी से नहीं। लेकिन अगर मतलब दोनों प्रकार का होता है। अब घटना जब घट गया तब तुमको थोड़ा सा एक्शन, अरे बाप रे बाप उसको ब्लड आ गया था, तब थोड़ा रिएक्शन होगा। और नहीं हुआ तो तुम दुख हो जाएगा। मतलब घटना होने के बाद देखो, आम आदमी के साथ हमेशा ही सब चीज होता है। तुम अपना रियल लाइफ में सब चीज को देखना। अगर स्पॉट पर कुछ हुआ, अगर कोई भयंकर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और उसको कुछ नहीं हुआ, तो तुमको आप हो कुछ नहीं हुआ था, चलो, मैंने रिग्रेट करके बोलेगा, मतलब तुमको तुम्हारा कहना है कि कुछ होना चाहिए था, ठीक है। अब कुछ हो जाएगा तो फिर तुम अफसोस करें, बाप रे बाप यही स्पॉट डेट कर गया, तब तुम्हें दुख होगा। और नहीं होगा फिर भी तुम्हें दुख होगा। इंसान का मेंटलिटी है। अच्छा बताओ, यहाँ से पता कि टावर चौक पर एक्सीडेंट हो गया, तुम भागा भागा जाएगा देखने के लिए क्या हुआ क्या हुआ, अब पता लगा कुछ नहीं हुआ। अब बताओ तुमको खुशी मिलेगा कि दुखी? तुमको दुखी मिलेगा, वही बताओ, तुम दुख होगा कि खुश होगा? हाँ, दुखी होगा ना जी। देखो बताओ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का जान बच गया, इसीलिए बोलते हैं एकदम अपर लेवल का, प्रो लेवल का ही सब है। अगर टावर चौक पर पता चला एक्सीडेंट हुआ, ये भाग गया देखने पर कुछ नहीं हुआ, तो दुख होगा, काहे तब तो कोई मरबो नहीं किया, ऐसा नहीं सोचेगा। जब हो जाएगा, और जब एक्सीडेंट होगा और कुछ हो भी जाएगा फिर भी उसको दुख होगा। ये मेंटालिटी होता है। तो वहां पे बोला गया है कि देखो, लाल कपड़ा पहन के भीड़ भाड़ का इलाका में, ये जरूरी नहीं कि मस्जिद इसलिए उसको इंडिकेट कर दिया गया कि शुक्रवार के दिन मस्जिद के बाहर भीड़ रहता है, क्योंकि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए सारे लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो जब एकत्रित होगा तो लोग पूछेगा कि लाल कपड़ा पहन लिया, इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ समस्या है, चलो पूछते हैं क्या है। तो बोलेगा हमारा बकरी चोरी हो गया, तो जितना 100 को मस्जिद में नमाज करने गया सब जाएगा उर्र करके बकरी खोजने के लिए जाएगा ना, अब बकरी ढूंढ के लाग देगा। समझ में आया? मतलब छोटा छोटा कुछ भी समस्या हो तो तुम जाके लाल कपड़ा पहन के शुक्रवार के दिन कहाँ खड़ा हो जाओ? तो लाल कपड़ा का शुरुआत, मैंने न्याय के लिए लाल कपड़ा क्या हुआ, एकदम ध्यान रखना। इसका शुरुआत कौन किया था? लाल कपड़ा। कोई दिक्कत है? हाँ, इस सिक्का भी चालू किया था, ठीक है। राजा उजा बनता है तो भाई सिक्का का चालू करता था ना, लोग उसको याद करते हैं, है ना। तो जीतल और टंका नामक सिक्का कौन चालू किया था? इल्तुतमिश, ठीक है। सिक्का का शुरुआत कौन किया था गुलाम वंश में? इल्तुतमिश। एकदम खड़े खड़े सब सवाल पूछेगा, एकदम प्यार से एकदम जवाब देते जाना है। सिक्कों का शुरुआत गुलाम वंश में किसने किया था? इल्तुतमिश। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्का बनवाया था? नहीं बनवाया था। जीतल एवं टंका नामक सिक्का कौन चालू करवाया था? इल्तुतमिश। कोई दिक्कत है? इल्तुतमिश इस तरीके से बहुत सारा काम किया। इसको इस्लाम का वास्तविक संस्थापक, ये लिख दिए थे यहाँ, नहीं लिखे। भारत में इस्लाम का वास्तविक संस्थापक किसको बुलाता है? इल्तुतमिश को बुलाता है। कोई दिक्कत है? 40 तुर्क सरदारों का दल किसके दरबार में काम करता था? उसको क्या बोलते थे? हाँ, चालीसा दल, ठीक है। अब देखो, न्याय के लिए लाल कपड़ा का शुरुआत कौन करवा दिया था? इल्तुतमिश। ये सब कहीं कोई दिक्कत है? चलो, अजमेर में जो मकबरा का निर्माण था किस पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था, वहां पे जो मकबरा का निर्माण करवाया वो कौन करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? इल्तुतमिश की एक बेटी थी, नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी पर इसका एक भाइयों था, लेकिन उसका भाई था बकलोल, ठीक है। क्या था? भाई था, रुकनुद्दीन शाह नाम था, ठीक है, पढ़ाएंगे उसको आगे जाके। वो तो पूरा बकलोल, ठीक है। और रजिया सुल्तान एकदम तेज तर्रार, फुर्ती। समझ में आ रहा? एकदम समझो कि एक लड़की थी लेकिन सारे गुण उसके अंदर लड़का रहा था। मतलब पोशाक पहनना, तलवारबाजी, फेंसिंग वगैरह जो होता है ना, सारा कुछ लड़का से अच्छा करते थे। उसको इतिहासकार में बोला गया है कि अगर रजिया सुल्तान एक महिला नहीं होती तो गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होती। समझ में आ रहा है? ऐसा बोला गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत चीज़ देखा गया। लेकिन यही जो चालीसा दल वाला था ना, उसको पसंद नहीं करता था। और गुलाम, ये जो इल्तुतमिश है, इसको पता था कि मेरे आने के बाद जो गद्दी जब हम जब मर जाएंगे या मेरे को कुछ हो जाएगा, ये पहले घोषणा कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो होगा वो कौन होगा? रजिया सुल्तान होगा। क्योंकि उसको अपना बेटवा पर भरोसा नहीं था, एकदम जैसा तुम्हारे जैसा नहीं था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अपने पर मत लो कि हम बकलोल वाला टर्म मारा था, हमारे पर सब देख रहे हैं। तुम बकलोल नहीं हो, खुश, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब योग्य नहीं था। कौन? उसका, इसका बेटा, ठीक है। तो अपना बेटा को उत्तराधिकारी ना घोषित करते हुए किसको घोषित कर दिया? रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान को जब घोषित कर दिया तो ये चालीसा दल वाला उसको एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं थे कि हम लोग 40 गो पुरुष के बीच में एक महिला आके शासन करेगी, ये उसको शोभनीय, मतलब शोभा नहीं दे रहा था, ठीक है। जिस कारण रजिया सुल्तान और ये चालीसा दल के बीच में मनमुटाव हमेशा चलता था। और रजिया सुल्तान क्या की, इस चालीसा दल का कोई बात ना मानते हुए अपना एक सलाहकार नियुक्त कर दी। उसका नाम क्या था? मलिक याकूब। क्या नाम था? मलिक याकूब। समझ में आ रहा है? अभी देखो, इल्तुतमिश के बारे में